हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, कल तो संडे था और संडे के दिन हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर किए थे। तो हम लोग 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 55वें ईफी के लिए किस देश को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया देश को 55वें ईफी के लिए कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो इन्हें स्वीडन देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। और अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य कौन बना है। तो इजराइल देश एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है। और अगला प्रश्न है व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है। तो हांगकांग देश ने व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अगला रिवीजन क्वेश्चन है हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में एक नई आर्किड प्रजाति क्रेपिडियम एसामिकम की खोज की गई है। तो यह डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, यहाँ पर इस प्रजाति की खोज की गई है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हिमांशु पाठक को अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और अगला रिवीजन क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और 2024 में एशियाई महिला हैंडबॉल की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा। तो ये इसकी मेजबानी पहली बार अपना भारत देश करेगा। और हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है। तो 24 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सखावत पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज, इन दो लोगों को सखावत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ सांसदों ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज को सखावत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स, इन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है। तो यह पुरस्कार उन्हें वेनेजुएला में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए उनकी बहादुर लड़ाई के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब सखावत पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्तियों और आंदोलनों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसको भी एक बार कवर कर लेते हैं।
कौन कौन पुरस्कार किसको दिया गया है। तो अभी हाल ही में दारा सिंह खुराना ने ब्रिटेन में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जीता है और उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है और नारायण मूर्ति को मैकक वर्ण पुरस्कार से अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है और मोहन जी को प्रतिष्ठित 2024 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और निकिता पोरवाल ने अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज जीता है। कमिंदु मेंडिस और बियोमोट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वहीं ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है और गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो ये थे 2024 में दिए गए भी हाल ही में पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को खेल मंत्रालय ने बंद कर दिया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस साल से बंद कर दिया जाएगा। वहीं अब इस अवार्ड की जगह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना सन 2002 में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर की गई थी और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों आदि में भाग लिया हो, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, 2023 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया था। तो 2023 में यह पुरस्कार पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर, पूर्व हॉकी खिलाड़ी विनीत कुमार और कबड्डी खिलाड़ी कविता सेल्वराज को यह पुरस्कार 2023 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अब बात करें फ्रेंड्स, एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में प्रबंध निदेशक कहा जाता है। और सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है और जिसे हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को फिर से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के नए कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की है। और बात करें फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा ये। तो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक प्रभारी रहेगा इनका कार्यकाल। और फ्रेंड्स, अमिताभ चौधरी 2019 से एक्सिस बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले वे एचडीएफसी लाइफ में 9 साल के सफल कार्यकाल में थे। और भूमिका योगदान की बात करें फ्रेंड्स, तो उनके नेतृत्व में एक्सिस बैंक ने प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में अपनी बाजार स्थिति को मजबूत किया है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बिहार में पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बिहार की राजधानी पटना जिले में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने राजधानी पटना में बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया है। और बात करें फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है।
तो भंडारण, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल परिवहन के जरिए लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना और माल की हैंडलिंग और परिवहन को सुव्यवस्थित करने, परिवहन लागत को कम करने तथा भंडारण और हैंडलिंग को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। और ड्राई पोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय माल भाग केंद्र है जो समुद्री बंदरगाहों से दूर होता है। यहाँ पर माल को आयात और निर्यात के लिए इकट्ठा किया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट के लिए समुद्र बंदरगाह या अन्य स्थानों पर इसे भेज दिया जाता है। अब ये है बिहार का मैप और ये है अपना प्यारा भारत। और भारत के मैप में ये आप लोगों को जो रेड कलर में सर्कल में दिख रहा है, ये बिहार राज्य का मैप है। और बात करें फ्रेंड्स बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें फ्रेंड्स तो राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया है, वे कौन थी? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी वह एक भौतिक विज्ञानी थी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विज्ञान में महिलाओं की वकालत करने वाली और प्रमुख भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले का बेंगलुरु में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और प्रोफेसर गोडबोले ने विज्ञान में महिलाओं के लिए समान अवसरों के समर्थन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर तो भारत सरकार के द्वारा विज्ञान के योगदान के लिए इन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और फ्रांस सरकार द्वारा इन्हें वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए 2021 में फ्रांसीसी राष्ट्रीय पदक ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति एंगुइकुलस डिकैप्रियो की खोज की गई है, इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर नई सांप की प्रजाति का नाम रखा गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फिर। पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति एंगुइकुलस डिकैप्रियो की खोज की गई है, जिसका नाम अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में 6000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाने वाली यह प्रजाति अपने अनोखे शारीरिक लक्षणों जैसे चौड़े कॉलर, छोटे भूरे धब्बे और मजबूत खोपड़ी के कारण यह अपनी अलग पहचान रखते हैं। और फ्रेंड्स यह प्रजाति नैनीताल और नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान में भी पाई गई है। और बात करें फ्रेंड्स लियोनार्डो डिकैप्रियो की, तो यह एक अमेरिकी हॉलीवुड एक्टर हैं। इन्हीं के नाम पर इस नई सांप की प्रजाति का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फिर। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह हर साल 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है और इस सप्ताह के दौरान दुनिया भर में विभिन्न हितधारक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और यह सप्ताह विश्वास और एकजुटता पर केंद्रित है, क्योंकि यह मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सरकारों, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों से संबंधित है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस सप्ताह को मनाए जाने के लिए घोषणा की गई थी। और बात करें इसकी थीम क्या है, तो सूचना के नए डिजिटल मोर्चे, सार्वजनिक हित की जानकारी के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक
NCI 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी भारत 176वें स्थान पर है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फिर। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर 100 में से 45.5 है और वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक यानी NCI 24 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था और 24 अक्टूबर 2024 को जारी 180 देशों की रैंकिंग में भारत को किरीबाती 180, तुर्की 179, इराक 178 और माइक्रोनेशिया 177 के साथ 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में एक माना गया है। और 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में से भारत 176वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर एस्टोनिया है जिसका स्कोर 75.3 रहा और दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग रहा जिसका स्कोर 75 रहा और वहीं तीसरे स्थान पर जर्मनी रहा जिसका स्कोर 74.6 रहा और चौथे स्थान पर फिनलैंड रहा जिसका स्कोर 73.7 रहा और पांचवें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा जिसका स्कोर 72.7 रहा। ओके फ्रेंड्स, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के बारे में भी जान लेते हैं। यह येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया यह सूचकांक वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के संघर्षों को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी प्रत्येक 27 अक्टूबर को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना, कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना और दुर्घटनाओं तथा बीमारियों को कम करना इसका उद्देश्य है। और वर्ष 2024 की इसकी थीम क्या है, तो विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस की थीम सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल के लिए निवेश इसकी थीम है। और बात करें फिर विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत सन 2003 में हुई थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा किया गया था। और बात करें थे फ्रेंड्स इसको पहली बार कब मनाया गया था, तो विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस पहली बार सन 2003 में मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 28 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे को कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो 2800 करोड़ रुपए के ऋण देने की घोषणा की है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली देखी गई है? तो इसे मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो 125वें स्थान पर भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम पहुंच गई है। और अगला प्रश्न है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा? तो इसे हरियाणा राज्य में मनाया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो ओमान देश ने इसे आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का
राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मिका मंदाना को। अभी हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में 4 दिवसीय फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो इसे असम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार औद्योगिक शराब पर कर लगाने की शक्ति किसके पास है? तो इसकी शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से इसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।